पढ़ने हैं, दोनों इंटरलिंक हैं आपस में। विजयनगर एम्पायर और दूसरा बामनी एम्पायर। चलिए पहले हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर। आपने ऑनलाइन लेक्चर्स लगाए हैं? चलो फिर वो वीडियोस आप देख लेना। ठीक है ना। चलिए, दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा था, और दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, उस समय साउथ में कुछ रिवोल्ट्स हुए थे। ठीक है, मैंने पहले भी बात बोली है कि बंगाल और साउथ का एरिया हमेशा रिवोल्ट करता ही करता है। ठीक है, क्योंकि दूर है ना डिस्टेंस, ये तो दिल्ली के लिए मुश्किल है। यही कारण है कि बंगाल में और साउथ में आज भी बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं मिलेगी आपको जल्दी, वो नहीं, इनकी मेन स्ट्रीम में नहीं रहते वो लोग। ठीक है जी। अब हुआ क्या, डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम क्या था, वरंगल। और वरंगल का राजा कौन था, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, अब वरंगल आज का कौन सा बना, तेलंगाना। तो नेचुरली दिल्ली और तेलंगाना में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो हुआ क्या, इस चीज का फायदा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी पॉलिसीज के कदम फंस चुका था। ठीक है, एम्पायर उसका डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, उसके खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे फालतू के कामों पे। ठीक है, इस चीज का फायदा उठाकर क्या हुआ, तेलंगाना में एक रिवोल्ट हो गया। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक इस रिवोल्ट को जब दबाने गया तो तेलंगाना का राजा तो वहां से भाग गया, पर वहां पर दो हिंदू भाई थे जो इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठे हुए थे। ठीक है, इन दो हिंदू भाइयों का नाम क्या था, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ये कौन थे, इसके मंत्री थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये तो भाग गया, पर ये हरिहर और बुक्का जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में लग गए। ठीक है, और वो इनको ले गया कहां पर, दिल्ली। दिल्ली ले जाकर उसने इनका इस्लामीकरण किया, इनको इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, हिंदू है, इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, और काफी देर तक अपने दरबार में इनको रखा। चलिए, काफी देर तक इनको अपने दरबार में रखा। हुआ क्या कि आस्ता आस्ता प्रताप रुद्रदेव फिर से अपने एम्पायर को कैप्चर करने के लिए आया। ठीक है, उसने अपने एम्पायर को पकड़ लिया फिर से, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जा चुका था यहाँ से। ठीक है, और फिर से वहां पर रिवोल्ट करने की कोशिश की। ठीक है, अब जब दूसरी बार रिवोल्ट करने की कोशिश की तो उसने हरिहर और बुक्का को कहां पर भेजा, वापस वरंगल, कि अब आप इस्लाम धारण कर चुके हो, मेरे प्रतिनिधि बनो और वहां पर जाके रिवोल्ट को दबाओ। ठीक है, जैसे हरिहर बुक्का वहां पर गए, यहां पर एक संत इनको मिले, विद्या नारायण। विद्या नारायण और दूसरे संत जो इनको मिले वो कौन थे, सयान। ठीक है, तो ये जो संत इनको मिले, इन्होंने इनको समझाया कि भैया तुम बेसिकली कौन हो, हिंदू। ठीक है, तुम्हारा इस्लामीकरण किया गया है, अल्टीमेटली यू आर द सन ऑफ दिस मदरलैंड भारत। ठीक है, तो आप मोहम्मद बिन तुगलक के साथ से मत चलो। ठीक है, आप अपने देश के बारे में सोचो। रिजल्ट, इनकी शुद्धि कराई गई और अल्टीमेटली फिर से विद्या नारायण और सयान ने हरिहर बुक्का को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवा दिया, शुद्धि करवा दी उनकी। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक की भी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, रिजल्ट, विद्या नारायण और सयान की हेल्प से फिर से हरिहर और बुक्का ने एक शहर बसाया, किस नदी के किनारे, तुंगभद्र। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये नदी कहां पर है, दक्कन भारत में है, महाराष्ट्र कर्नाटक साइड में। ठीक है, तुंगभद्र नदी
के किनारे उन्होंने एक शहर बसाया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? विद्यानगर। विद्यानगर, विजयनगर नहीं था, विद्यानगर, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या बनाई? हम्पी। हम्पी जो तुंगभद्र नदी के किनारे है, ठीक है। तो दोनों भाई ने मिलके शहर बसाया विद्यानगर और उसकी कैपिटल बनाई हम्पी, ठीक है। हम्पी के बारे में अगर आप बात करो, आज के टाइम पे हमको विद्यानगर, जिसको बाद में विजयनगर भी कहा गया, ठीक है, उस टाइप का कोई शहर रिमेन्स में आज नहीं हमको मिल रहा, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक है, हिस्टोरियंस है, उनको क्या मिली? हम्पी मिली। और हम्पी सिटी में उन्होंने देखा वहां पर बहुत बड़े बड़े किले हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टेम्पल्स बहुत है। इनके टेम्पल्स को, इनके किले को, इनके मॉन्यूमेंट्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि अपने टाइम पे ये बहुत बड़ी सिटी थी। यहां तक कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स विजयनगर में आए थे, उन्होंने तो उसको क्रेडिट दिया था कि ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी थी उस समय की। आप यहां से इसकी क्रेडिबिलिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। तभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसको 1986 में डाल दिया। आज हम्पी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां पर यूनेस्को चाहती है कि वहां पर स्टडी की जाए इस चीज की। मतलब खुद समझ लो कि हमारे देश में एक ऐसा शहर था जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिटी था, ठीक है। और इसको क्या बोला गया? द लॉस्ट एम्पायर। बाद में उनको यह पता लगा कि हम्पी क्या थी? विजयनगर नाम की एक एम्पायर की कैपिटल थी, ठीक है। तो 1986 में, 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है जी। समझ में आगे? आगे चलिए। चलिए अब हरिहर और बुक्का, ये दोनों आजाद हैं, ठीक है। इन्होंने विद्यानगर नाम का एक एम्पायर बसा लिया है। कैपिटल है हम्पी। याद रखना, तुंगभद्र रिवर के किनारे, ठीक है जी, क्लियर है। इस एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? बामनी एम्पायर। बामनी एम्पायर। तो जिस समय विजयनगर आजाद हुआ, उस समय साउथ में एक मुस्लिम एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था। इसका नाम क्या था? बामनी एम्पायर। विजयनगर के साथ बामनी एम्पायर की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। लड़ाई क्यों चल रही थी? हमेशा याद रखना, लड़ाई जब भी होगी उसका मेन कारण क्या होगा? इकोनॉमी। चाहे यूक्रेन का रशिया का लड़ाई चल रहा है, चाहे इसराइल का ईरान का लड़ाई चल रहा है, कहीं ना कहीं जो मेन जड़ है वो कौन सी है? इकोनॉमी है, ठीक है। तो नेचुरली है सारी लड़ाइयों की तरह यहां भी जो मेन जड़ थी वो क्या थी? इकोनॉमी, ठीक है। क्यों? 3 एरियाज। पहला कृष्णा गोदावरी दोआब, दूसरा कृष्णा तुंगभद्र दोआब, और तीसरा मराठावाड़ का एरिया। मराठावाड़ का एरिया। चलिए समझने की कोशिश करें। कृष्ण गोदावरी दोआब, दोआब क्या है? 2 नदियों के बीच का हिस्सा। दोआब, अगर हम ये देखो, ये रीजन कौन सा है? दोआब का रीजन है। 2 नदियां कौन सी हैं? सतलुज और ब्यास। तो दोआब के रीजन की एक खासियत है, ये बहुत फर्टाइल रीजन होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से। और दोआब का जो रीजन होगा वहां पर खासकर वीट, राइस और शुगर केन, यहां इसका बोलबाला रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पर वीट, राइस और गन्ना उगता है, ठीक है। तो यहां तो एक दुआ की बात चल रही है, यहां तो 2 दुआ है।
तो याद रखना जिसका दबाव इसके हाथ में है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसके हाथ में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर उसके हाथ में है तो सारा तो खाने नहीं वाला, वो उसको बेचेगा भी, तो ट्रेड भी उसके हाथ में है। और जब ट्रेड उसके हाथ में है तो उस समय का जो युग था, उस समय के जो जैगुआर थे, हॉर्सेस, वो भी उसके हाथ में। तो ये लोग क्या करते थे, फॉरेन कंट्रीज को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचते थे और उसके बदले क्या करते थे, घोड़ों को इंपोर्ट कराते थे। ठीक है, तो दो जड़ कौन सी हैं, एग्रीकल्चर एरियाज। तीसरा रीजन कौन सा है, मराठावाद। ठीक है, मराठावाद का एरिया कौन सा है, महाराष्ट्र का एरिया। ठीक है, तो महाराष्ट्र के एरिया की खासियत है, जो महाराष्ट्र का एरिया है ये बेसिकली डेक्कन प्लेटू का एरिया, पता होगा आपको। और यहां पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स, और साथ में क्या है, समुंदर है, पता आपको। महाराष्ट्र का जो एरिया ना बेसिकली तो पठारी एरिया, वेस्टर्न घाट्स, माउंटेन्स भी हैं, जंगल है। ठीक है, और ये कौन सा है, यहाँ पर पानी है, समुद्र है। तो इस एरिया के कुछ बेनिफिट है। पहली बात, क्योंकि ये एरिया जंगल का एरिया है तो यहां पर आप गोरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हो, छुप के अटैक करना जैसे नक्सलवादी करते। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मराठावाद आपके पास है, कोई आर्मी आपसे जल्दी नहीं लड़ सकती। ये कारण है शिवाजी बहुत सक्सेसफुल थे औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, दूसरा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी आपके पास है। इस एरिया में ब्लैक सॉइल है, तो जिसके कारण कॉटन और शुगर केन भी आपके पास है। सबसे बड़ी एक बात यहां पर क्या है, माइंस, माइंस है यहाँ, और समुंदर, ट्रेड। तो ट्रेड के लिए यहां पर क्या है, नेचुरल पोर्ट्स हैं। तो ये कारण क्या बन गया इन दोनों की लड़ाई का कारण। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी थी कि विजयनगर है, बामनी है, हिंदू मुस्लिम, तो इसलिए थे। मैं आपको पहले ही ये बात बोली है, जब भी याद रखना बैटल होगी, लड़ाई होगी, बड़ी बड़ी वॉर्स होंगी, मेन कारण इकोनॉमी। तो आप देख लो, 3 एरिया है, पर 3 एरिया के कितने बड़े बेनिफिट्स हैं। तो नेचुरली जो एम्पायर 3 एरियाज को कंट्रोल करेगा वो ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा, इकोनॉमी को भी कंट्रोल करेगा और स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक रीजन थे विजयनगर एंड बामनी एम्पायर के लड़ाई की। आपको इस सोच से उठना पड़ेगा कि ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, नहीं, लड़ाई कभी हिंदू मुसलमान की थी नहीं, लड़ाई क्या थी, इकोनॉमी। ठीक है, अगर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता था तो इसलिए जीता था क्योंकि राजस्थान से उसे गुजरात जाना, हज भी होती है वहां से। ठीक है, हज यात्रा गुजरात से हो रही है, और दूसरा गुजरात पोर्ट एरिया था, हॉर्सेस वगैरह नहीं मंगाने उन्होंने, तभी उन्हें पद्मावती के पीछे नहीं जीता था उसने। तभी मैंने आपको उसने ये बात बोली थी ना, अमरीक खुसरो ने तो कुछ है पद्मावती जैसी बात की नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी कर रहा है 200 साल बाद। तो ये एक स्क्रिप्टेड कहानी लगती है, हो सकता है उसका झुकाव हो, पर नहीं, ये था कि अगर यहाँ पर चित्तौड़ रणथंभौर जैसे राज्य बैठे हैं भैया, तो उनके गुजरात कहां से होने दे देंगे वो। हाँ, लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अमीर खुसरो उसने रणथंभौर के बारे में बताया ही था कि वहां पर हुआ था, उसने तो पद्मावती के ऊपर साइलेंट है। ठीक है, तो हमेशा जो लड़ाई होगी उसका रीजन क्या है, इकोनॉमी। और यही कारण था विजयनगर और बामनी एम्पायर की लड़ाई का। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसको 1 मिनट, फिर हम आगे चले, विजयनगर के किंग्स को पढ़ना शुरू करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। जब विजयनगर स्टैब्लिश हो गया तो उन्होंने वरंगल के राज्य को भी हरा दिया। सबसे बड़ी बात है, मेडिवल इंडिया की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक राज्य था होयसल किंगडम। ठीक है, इसके अलावा पांड्या, चेरा,
चोला, ये राज्य थे एशियन इंडिया में। ठीक है, ये राज्य कहां पर थे? बेसिकली इन एरियाज। ये राज्य तो खत्म हो चुके थे, होयसल किंगडम, पांड्य, चोल, चेर खत्म। यानी कर्नाटक, आपका तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये एरिया काफी वैकेंट था, खाली था। कोई फोर्स नहीं थी यहां पर आपको रोक सकती है। एक फोर्स थी, बड़ंगल का राजा, वो तो खुद भाग गया। बाद में आने की उसने कोशिश की पर वो कैप्चर नहीं कर पाया। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था यहाँ पर, इसको किसने फिल किया? विजयनगर। ठीक है, तो अल्टीमेटली ने सारे प्रदेशों को जीत लिया और एक हिंदू राज्य बन गया। और साथ में एक कौन सा राज्य है? मुस्लिम राज्य। हम आगे जाके पढ़ेंगे इसकी दुर्दशा कैसी हो जाएगी, इजराइल की तरह। जैसा इजराइल भूया पड़ा ना, बामी एम्पायर क्या होगा? टूट जाएगा। अहमदनगर, ठीक है, बराड़, बीदर, ठीक है, छोटे छोटे राज्य में हो जाएगा। और विजयनगर की सिचुएशन क्या हो जाएगी? इजराइल की तरह, एक हिंदू राज्य, आसपास सराउंडिंग में क्या है? मुस्लिम राज्य। ठीक है, समझ में आ गया जी? चलिए, तो विजयनगर के राजाओं के बारे में बात करें। पहला राजा हरिहर एक। हरिहर एक, ठीक है। तो हरिहर फाउंडर है और इसने विद्यानगर को फाउंड किया था अपने भाई बुक्का एक के साथ मिलकर। ठीक है जी। और इसका राज्य अभिषेक किसने किया था? विद्यानारायण और सयान। तो राज्य अभिषेक इन दो संतों के द्वारा इसका किया गया था और यहीं से शुरुआत होती है एक हिंदू राज्य की दक्कन भारत में। ठीक है जी। हरिहर एक। आगे चलिए। हरिहर एक के बाद अगला राजा जो बना वो कौन था? बुक्का एक। ठीक है, तो बुक्का कौन था? इसका भाई था। मैंने आपको बताया तो उन्होंने मिलकर ही इस एम्पायर को फाउंड किया था। बुक्का ने एक उपाधि धारण की, वेद मार्ग प्रतिष्ठान। वेद मार्ग प्रतिष्ठान, ठीक है, जिसका मतलब वेदों का ज्ञाता, वेदों के मार्ग का ज्ञाता। ठीक है, आगे चलिए। बुक्का एक ने क्या किया? विद्यानगर का नाम चेंज कर कर क्या कर दिया? विजयनगर। विजयनगर। पहले नाम क्या था? विद्यानगर। विद्यानारायण सयान के नाम पे रखा गया था। इसने इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया? विजयनगर। ठीक है, और कैपिटल कौन सी है? हम्पी। आगे चलिए। बुक्का एक ने श्रीलंका को जीता और उसने मद्रास का जो एरिया था, यानी आज का तमिलनाडु का एरिया, उसको भी जीत लिया। ठीक है, सबसे बड़ा विजय इसकी मदुरई, जो तमिलनाडु में है। मदुरई एक टाइप के चोल एम्पायर की कैपिटल। ठीक है, मदुरई को उसने जीत लिया। यानी अब हिंदू राज्य की स्थापना उसने कहां पर की? दक्षिण भारत में। ठीक है, और मदुरई को जीतने की खुशी में इसकी वाइफ, जिसका नाम क्या था? गंग देवी, उसने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम क्या था? मदुरई विजयम, जिसमें अपने पति का गुणगान गाया उसने। किस तरह उसने मदुरई को जी। मदुरई बहुत बड़ी बात थी यार, चोल एम्पायर का एक कैपिटल थी। कितना बड़ा एम्पायर था चोल, कोई छोटा मोटा एम्पायर थोड़ा था वो। उस कैपिटल को फिर से जीतना। इसकी कोई मतलब कि खासियत जो थी दिल्ली से कम थोड़ा थी, कल्चरल सिटी। ठीक है, तो उसने किताब लिखी था इसके ऊपर, मदुरई विजयम। ठीक है जी। बुक्का एक के समय सबसे पहले भारत में बारूद का यूज हुआ लड़ाई में।
मैंने आपको बताया सॉल्ट पीटर आ चुका था, ठीक है। पर सॉल्ट पीटर जो था वो बारूद कब बनेगा? वो बारूद तब बनेगा जब आप उसको सल्फर के साथ मिक्स करोगे। तो मैंने बताया था ना, पहले महाराजा आ रहे थे तो बिजली बम चल रहे थे, शहनशाह आ रहे हैं, अब क्या चलेगा? बारूद चलेगा, तोपों की सलामी अब आएगी। पहले आलू बम की सलामी थी, ठीक है, क्योंकि अब इसको सल्फर के साथ मिक्स किया जाएगा। सल्फर, सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर, ठीक है। इसको अब किसके साथ मिक्स कर दिया गया? सल्फर। अब क्या बन गया? ये बारूद, ठीक है। अब राजा आएगा तो कौन सी सलामी चलेगी? तोपों की सलामी, ठीक है जी। तो ये लड़ाई कब हुई थी? ये लड़ाई हुई थी बुक्का एक की, किसके साथ? बामनी राजा मोहम्मद एक के साथ। इतिहास में पहली बार जब बारूद का यूज, ठीक है, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो ये बुक्का एक की क्या थी? उपलब्धियां थी। समझ में आ गया? मोहम्मद एक, इस वॉर में सबसे पहले बारूद का यूज हुआ था। ये बात गलत आई है ना, क्वेश्चन अक्सर आता होता है, लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर लिख देते हैं कि बाबर ने किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, उसे तोपे चलवाई थी। बाबर जीता क्यों था? दो सिस्टम से जीता था, ठीक है। एक तो स्ट्रेटेजिकल सिस्टम बनाया था, हम पढ़ेंगे, खड्डा बना दिया था उसने, ठीक है। और दूसरा सिस्टम क्या बनाया था? तोपे चलाई थी। तो हम क्या समझते हैं कि पहली बार जो बारूद का यूज हुआ था बाबर की लड़ाई में? नहीं, बारूद का जो यूज हुआ वो सबसे पहले यहां पर हुआ। तोपों का लार्ज स्केल में जो यूज हुआ है वो बाबर की लड़ाई में, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चले, अगला राजा हरिहर 2। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि श्रीलंका, जिसको बुक्का एक ने जीता था, वो फिर से आजाद हो गया था, ठीक है, बुक्का एक के मरने के बाद। तो हरिहर 2 ने फिर से श्रीलंका पे अटैक किया और उसको बाध्य किया कि वो टैक्स दे, ठीक है। तो ये जो टैक्स था किस रूप में आता था? मोतियों के रूप में, क्योंकि श्रीलंका जो है उसका पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका नाम नहीं है, सिलोन, सिलोन है नाम इसका, ठीक है। सिलोन किस लिए मशहूर था? मोतियों के लिए और सीपियों के लिए। पद्मावती कहाँ की थी? सिलोन की राजकुमारी थी वो। जब वो शिकार करने गया था वहां पर, तब उसको मिली थी, वो शादी करके आ गया था, ठीक है। बेसिकली वो कहाँ की थी? सिलोन की राजकुमारी थी, ठीक है। सिलोन मरीन रिसोर्सेस, समुद्र है, प्लस मोती और सीपियों के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। तो नेचुरली है, तो टैक्स दिया तो किस फॉर्म में दिया? मोतियों के और सीपियों के रूप में दिया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट राजा देव राया एक। तो ये जो डायनेस्टी चल रही है इस समय, जो हरिहर से शुरू हुई है, इस डायनेस्टी का नाम क्या है? संगम डायनेस्टी। 4 डायनेस्टी ने राज किया है विजयनगर में। पहली डायनेस्टी कौन सी चल रही है अभी? संगम डायनेस्टी। अब वो संगम कहां से आया? हाँ, संगम लिटरेचर तो वो भी बहुत पहले चला गया था। संगम यहां से आया, जो हरिहर और बुक्का जिन्होंने इसको फाउंड किया था, इनके पिता का नाम संगम, इन दोनों के पिता का नाम संगम था, इसलिए इस डायनेस्टी को क्या बोला गया? संगम डायनेस्टी, ठीक है। संगम की अर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। पिता का नाम अक्सर लोग करते हैं अपने माता पिता के नाम पे रख लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपने पिता के नाम पे रखा था, ठीक है। चलिए, संगम डायनेस्टी का अगला राजा देवराया एक। चलिए, देवराया एक का पहला काम, इसने अपने लोगों की भलाई के लिए तुंगभद्र नदी के ऊपर एक बांध बनाया, डैम बनवाया था, और उस पानी को खेतों से निकाला ताकि एग्रीकल्चर इंक्रीज हो, जैसे आज हमने बनाया हुआ है, ठीक है। हर ऊपर नंगल डैम बनाया हुआ है, ठीक है, वहां से अब खेतों को आपको पानी जा रहा है, तो दरिया तो सूख नहीं है, ठीक है। आगे चले, इसकी कोर्ट में
एक हिंदू कवि था जिसका नाम क्या था, श्रीनाथ। ठीक है, उसने एक किताब लिखी थी, इसका नाम क्या था, हर विलासम। तो श्रीनाथ जो था वैष्णव धर्म को मानने वाला था, वैष्णव धर्म को मानने वाला एक संत इसके पास था। एक पोइट भी था जिसने किताब लिखी थी हर विलासम। ठीक है जी, आगे चलिए। देवराया के समय दो फॉरेनर्स भारत आए। पहले का नाम क्या था, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कहां का था, ये इटली का। और दूसरे का नाम क्या था, नितिकीन। ये कहां का था, रशिया का। पहले का नाम क्या था, निकोलो कॉन्टी। दूसरे का नाम क्या था, नितिकीन। ठीक है, चलिए। निकोलो कॉन्टी ने बताया कि देवराया के समय सती प्रिवेल करती थी। सती सिस्टम के बारे में उसने औरतों की सती होती देखी, तो उसने किताब में सती के बारे में रेफरेंस दिया था। ठीक है, नितिकीन एक महल का जिक्र करता है जिसका नाम क्या था, रंग महल। नितिकीन अपनी किताब में बताता है कि देवराया के पास एक स्पेशल महल था, रंग महल, जो मोतियों का महल था। सारा महल किससे बना हुआ था, मोतियों से बना हुआ था, जहां पर अक्सर देवराया बैठकर सम्मान देता था बड़े बड़े इतिहासकारों को, बड़े बड़े पोइट्स को, बड़े बड़े संतों को। उनका आदर करता था, वहां पर उनका सम्मान करता था। आगे चलिए। देवराया एक का सबसे बड़ा जो लड़ाई हुई वो किसके साथ हुई, बामनी एम्पायर के साथ। और उस समय बामनी एम्पायर का राजा कौन था, फिरोज शाह बामनी। फिरोज शाह बामनी। तो इसका जो सबसे खतरनाक कट्टर दुश्मन कौन था, फिरोज शाह बामनी। फिरोज शाह बामनी के साथ जो लड़ाई हुई इसको क्या बोला, सोनार की बेटी का युद्ध। द बैटल ऑफ सोनार की बेटी। ठीक है जी, और इस युद्ध में देवराया एक हार गया। देवराया एक हार गया। रिजल्ट, एक ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत दो चीजें हुई। ठीक है, अब मेन जो प्रॉब्लम थी वो किसकी थी, कृष्णा तुंगभद्र दोआब की। एग्रीकल्चर फर्टाइल एरिया। इस दोआब को रायचूर दोआब भी कहा जाता है, याद रखना, ज्योग्राफी में पढ़ लोगे आप, रायचूर दोआब भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब ये दोआब किसके हाथ में था, विजयनगर के हाथ में। ठीक है, पर देवराया एक हार चुका है। रिजल्ट, ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी में देवराया एक को दो चीजें करनी पड़ी। पहला, इस दोआब में एक जगह थी जिसका नाम क्या था, बांकापुर। बांकापुर का एरिया किसको देना पड़ा, बामनी एम्पायर के राजा को। क्यों देना पड़ा, कि बाद में दोबारा लड़ाई ना हो, वो पीस जाता था। ले लो, कुछ नहीं हो, थोड़ा हिस्सा ले लो, तो लड़ो मत। ठीक है, सबसे बड़ी बात, देवराया एक को अपनी बेटी की शादी किससे करनी पड़ गई, बामनी एम्पायर के राजा के साथ, फिरोज शाह बामनी के साथ। ही अपने आप में बहुत ही खतरनाक ट्रीटी। कंपेल किया गया आपको कि आप अपनी बेटी की साथ शादी करो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, खुंदकबाजी और बढ़ गई। क्योंकि देखो ना, अकबर की जब शादी हुई थी ना, राजपूत प्रिंसेस थे, तो अकबर ने कंपेल नहीं किया था उसको, कछावा राजा को कंपेल नहीं किया था कि आप अपनी लड़की जोधा से शादी करता हूं। उन्होंने पेशकश की जब वो अजमेर शरीफ माथा देखने जा रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या, यहाँ कंपेलेशन की गई है, और यहां से क्या होगा, दुश्मनी और बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देवराया एक के बाद अगला राजा देवराया टू। इसने कुछ टाइटल्स लिए, इमादी देवराया,
दूसरा टाइटल पौड़ देवराया, तीसरा टाइटल गज बेटकर, गज बेटकर। व्हाट डू यू मीन बाय गज? गज का मतलब क्या होता है? हाथी। बेटकर का मतलब होता है किलर। तो गज बेटकर मतलब किलर ऑफ द एलिफेंट्स। चलिए, लोग इसको कृष्ण का अवतार भी कहते थे। ये अपने आप को भी कहता था, मैं कृष्ण का अवतार धरती में, और देव रह सके। और यहां तक कि ये अपने आप को धरती का, पृथ्वी का इंद्र भी कहता है। इंद्र क्यों? स्वर्गों का राजा कौन है? इंद्र। इंद्र वॉरियर हुआ ना। आप ऋग्वेद काल में देखना तो इंद्र तो वॉरियर था। इंद्र के नाम की कितनी ज्यादा हिंसा वहां पर, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला? मैं क्या हूं? धरती का इंद्र हूं। क्लियर है जी? समझ में आ गया? इसके टाइम पे सबसे बड़ी बात क्या हुई? बामनी एम्पायर के साथ युद्ध चलता रहा और इसने अपने इस युद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुस्लिम सेना की भर्ती करनी शुरू कर दी। तो पहली बार मुसलमान योद्धाओं को हिंदू आर्मी के अंदर भर्ती किया गया। किस रूप में? तो ये मुसलमान कहां से आए? पर्शिया से आए। पर्शिया से स्पेशल मुसलमानों को बुलाया गया और उनकी भर्ती कराई गई। आगे चलिए, इसके समय पर्शिया का राजा शाहरुख, पर्शिया का राजा कौन था? शाहरुख, ठीक है। उसने अपना एक एम्बेसडर विजयनगर में भेजा। उसका नाम क्या था? अब्दुल रजाक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। और अब्दुल रजाक ने प्रशंसा की थी विजयनगर की। विजयनगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर है भारत का, ठीक है। इसके समय एक इसका कोर्ट पोइट था जिसका नाम क्या था? दिन दिमा। दिन दिमा, DINDIMA, दिन दिमा, ठीक है। जैसे उनका कौन सा था? श्रीनाथ। इनका कौन है? दिन दिमा। चलिए, लास्ट किंग ऑफ संगम डायनेस्टी कौन था? विरूपक्ष टू। विरूपक्ष टू। विरूपक्ष टू की हत्या किसने की? उसी के कमांडर तुलवा नरसिम्हा। तो इसका जो कमांडर था, जिसका नाम क्या था? तुलवा नरसिम्हा, उसने ही इसकी हत्या कर दी और यहीं से संगम डायनेस्टी खत्म। चलिए, तो विजयनगर में संगम डायनेस्टी के बाद अब एक नई डायनेस्टी आएगी जिसका नाम क्या होगा? तुल डायनेस्टी। समझ में आ गई जी संगम डायनेस्टी आपको? देखिए, कमांडर तुल नरसिम्हा, विरूपक्ष का। अब ये नई डायनेस्टी, तुल डायनेस्टी। उसने एक अपनी डायनेस्टी चलाएगा जिसकी नाम क्या होगा? तुल डायनेस्टी। सुल्व, सुल्व डायनेस्टी। सुल्व, सुल्व, SULV, सुल्व डायनेस्टी। चलिए, पहला राजा सुल्व डायनेस्टी का
सुल्व नरसिम्हा। तो ये कौन था? ही वॉज द कमांडर ऑफ विरूपक्ष टू, कमांडर था ना, और उसने इसकी हत्या की थी और एक नई डायनेस्टी चलाई थी, सुल्व डायनेस्टी। ठीक है, तो यहीं से उसका नाम पड़ा सुल्व नरसिम्हा। इस डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा। सुल्व डायनेस्टी में सिर्फ दो राजा ही हुए थे, पहला इसका फाउंडर और दूसरा उसका बेटा इमादी नरसिम्हा। बस दो राजे थे यहाँ पर। ठीक है, इमादी नरसिम्हा को इसी के कमांडर ने मार दिया। तो हिस्ट्री रिपीट्स, जैसे इसके पिता ने अपने कमांडर को मारा, इसको भी इसके कमांडर ने मार दिया। ठीक है, और यहां से एक नई डायनेस्टी चली जिसका नाम क्या था? तुल्व डायनेस्टी। तो वो कमांडर जिसने इमादी नरसिम्हा को मारा था उसका नाम क्या था? वीर नरसिम्हा। तो वीर नरसिम्हा ने अपनी एक डायनेस्टी चलाई जिसका नाम क्या था? तुल्व डायनेस्टी। ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। संगम के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो यही है। ठीक है, तुल्व डायनेस्टी का पहला राजा वीर नरसिम्हा। ठीक है, तो वीर नरसिम्हा जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस तुल्व डायनेस्टी। और सबसे बड़ी बात यह कि वीर नरसिम्हा ने क्या किया था? अपने ही राजा को, इमादी को मारा था। चलिए, इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कृष्णदेव राया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट राजा विजयनगर का कृष्णदेव राया। इतना इंपॉर्टेंट कि बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इसको भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। अब यहीं से आप लेके चल सकते हो, कितने कितने राजपूत बैठे थे, राणा जी बैठे थे, इब्राहिम लोधी बैठा था, और उसने क्या बोला? भारत का जो एकमात्र स्ट्रॉन्ग राजा है वो कौन है? कृष्णदेव राया। तो ये क्वेश्चन अक्सर एक बार पंजाब पीसीएस में पूछा था कि बाबरनामा में कौन से हिंदू राजा का जिक्र है? कृष्णदेव राजा। हिंदू, सिर्फ हिंदू राजा। उसने ये कहा था कृष्णदेव राया ही सबसे ताकतवर राजा। बाबर खुद कहता था कि अगर मैं ऐसे पंगा होगा मैं हारता। ठीक है, ये इसकी बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, आगे चलिए। इसके पास दो टाइटल थे, आंध्रा भोज, दूसरा था आंध्रा पितामह। आंध्रा भोज क्यों? आपको राजपूत टाइम में राजा मिलेगा महीर भोज, जैसे मुसलमानों से लड़ाई की थी, मुसलमानों को भगाया था वहां से। ठीक है, उसी तरह आंध्रा का महीर भोज कौन था? कृष्णदेव राया। इसलिए इसको क्या बोला गया था? आंध्रा भोज। ठीक है, आंध्रा पितामह, आंध्रा का कल्चर ये लेके आया था, इसलिए इसको कहा था फादर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, कल्चर का जो गुणगान हुआ था वो यही लेके आया था। ठीक है, चलिए। कृष्णदेव राया एक बहुत बड़ा राइटर था, पोइट था, और एक बहुत बड़ा सोल्जर भी था। यहां तक कि सबसे सक्सेसफुल किंग भी रहा। इतनी क्वालिटीज इस एक राजा के अंदर थी, कृष्णदेव। ठीक है, कृष्णदेव राया की काउंसिल में 8 दिग्गज तेलुगु पोइट्स बैठते थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था अल सानी पीडन। अल सानी पीडन, जिसने तेलुगु में किताब लिखी थी मनु चरित्रम।
बेसिकली ये किताब तो पहले लिखी गई थी, मनु लिख चुका है। ब्रह्मु कौन थे? मनुस्मृति, ठीक है, ब्रह्मा के बेटे थे। समाज का जो ऑर्डर बनाया था ब्रह्मा के लड़के ने बनाया था, ठीक है। हालांकि उसने इसमें शूद्रों को नीचा स्थान दे दिया, शूद्र के अंगेज चला गया। तो आज भी अगर हिंदू धर्म के कास्ट सिस्टम या वन सिस्टम के खिलाफ कोई बात होना तो जेएनयू में सीधी मनुस्मृति को जलाया जाता है। मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे ना तो लो कास्ट मूवमेंट जितने भी आएंगे तो उसमें एक ही काम होता था, सड़क में आके मनुस्मृति को जलाना। क्योंकि जो ऑर्डर है ना वर्ण सिस्टम का, ये बनाया मनु ने था, ब्रह्मा के लड़के ने बनाया, ठीक है। तो मनुचरित्रम ये बेसिकली क्या है तो वही किताब है, उसका तेलुगु भाषा में अनुवाद किया गया है, मनु आलसानी पीना, ठीक है। और लिखो कौन कौन का। दूसरा लिखिए राजू रामचंद्र, तीसरा तेनाली रामा, सुना होगा, इसके ऊपर तो सीरियल भी आ रहा है आजकल। इसने किताब लिखी थी पांडु महामात्य, पांडु महामात्य। ये 3 बंदे मेन थे। वैसे तो इनकी 8 की निष्ठा पढ़ लेना, पर जो 3 बंदे जो मेन थे जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये थे, खासकर ये 2 बंदे, ठीक है। जिसने मनुचरित्रम लिखी थी और तेनालीराम जिसने पांडु महामात्य लिखा। आगे चलिए। ये एक बहुत अच्छा बिल्डर भी था। इसकी मां का नाम क्या था? नागल देवी, नागल देवी, ठीक है। और जब इसकी मां की डेथ हुई, नागल देवी की डेथ हुई थी, तो उसने एक शहर बसाया था नागलपुर अपनी मां की याद में। अब ये क्वेश्चन आपका पिछले साल, पता पिछले साल हरियाणा पीसीएस में पूछा गया कि नागलपुर किसने बताया था? कृष्णदेव राय ने, अपनी मां नागल देवी की याद में, ठीक है। नागल। इसके अलावा उसने कुछ मंदिर भी बनवाए थे हम्पी में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर विट्ठल स्वामी टेम्पल और दूसरा हजारा टेम्पल। विट्ठल स्वामी टेम्पल एंड हजारा स्वामी। विट्ठल स्वामी टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका आता होता है यूट्यूब में। नहीं वो ठीक है सब कुछ, मैं कह रहा हूँ ये टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? वो तो नागलपुर था। उनके जो पिलर्स है ना उस टेम्पल जैसे पिलर है, तो पिलर को कुछ टच करोगे ना साउंड्स आते हैं, जैसे विंड वेन्स की साउंड नहीं आती, जैसे विंड वेन टकराते हैं साउंड नहीं बजते। आप पिलर्स के ऊपर कुछ मारोगे ना तो वहां से विंड वेन जैसी साउंड आएगी। इसलिए इस टेम्पल का जो पिलर है म्यूजिक पिलर। फिर हजारा टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? हजारा टेम्पल जैसे 3-4 टेम्पल है वहां पर, खासियत है हैंगिंग पिलर्स, हवा में, जैसे ये पिलर है इसको वो नीचे है ना तो हवा में बना सका उसका कैसे? आप नीचे से अपना हाथ भी डाल सकते हो हवा। ये पहला टेम्पल है। इसके बाद और भी टेम्पल से बनवाए थे जो हैंगिंग पिलर्स के, ठीक है। तो ये कौन था? कृष्णदेवराया, ठीक है। कृष्णदेवराया हॉर्सेस को बहुत इंपोर्ट करवाता था, अरबी घोड़े। और उसने पुर्तगाली गवर्नर एल्बर्स को अपनी कोर्ट में भी बुलाया था और कुछ जमीन भी पुर्तगालियों को दान दी थी, ठीक है।
इसके अलावा इसके समय एक फॉरेन ट्रैवलर डोमिनिक पाइस विजयनगर किंगडम में आया था, और दूसरा जो ट्रैवलर आया वो कौन था? बारबोसा। इसके पुर्तगालियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। क्यों रिलेशन अच्छे थे पुर्तगालियों से? पुर्तगालियों के बामनी एम्पायर वालों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, मुसलमानों के साथ उनके अच्छे नहीं थे। यहां तक कि इसको उसने क्यों बनाया था? क्योंकि इसकी लड़ाई किससे चल रही थी? जमोरियन से। जमोरियन कौन था? कैलिकट का राजा, मुसलमान राजा था, उसकी लड़ाई चल रही थी, उसने इसको अपने दरबार में बुला लिया। तो ज्यादा पुर्तगाली आपको किसके समय में आपको मिलेंगे? कृष्णदेव राय। ठीक है। सबसे बड़ी घटना इस समय क्या हुई? बामनी एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। बराड़, बीदर, गोलकोंडा, अहमदनगर। बराड़, BIDAR बीदर, गोलकोंडा GOLCONDA और अहमदनगर। अब बामनी एम्पायर तो एक एम्पायर था, वो टूट के कितने बिखर गया? 4 में बिखर गया। ठीक है। और एक और था बीजापुर 5 में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे तो बहुत तगड़ा काम करने आगे आगे। हाँ, अब बामनी एम्पायर टूट गया 5 हिस्सों में। जहां पर आपकी लड़ाई एक एम्पायर से थी, अब कितनों से होगी? 5 से। तो यहां पर आके अब विजयनगर की स्थिति कैसे होगी? इजराइल वाली कि मिडल ईस्ट में एक ही यहूदी देश और आसपास कौन है? मुस्लिम देश। यहां पर क्या हुआ? साउथ इंडिया में एक ही हिंदू एम्पायर, आसपास घरे में कहां गए? मुसलमान एम्पायर। सेंटर में मुसलमान एम्पायर, मुगल चल पड़े, क्योंकि बाबर ने किया था ना इसका रेफरेंस। तो अब होगा क्या? यहां से विजयनगर की डिसइंटीग्रेशन शुरू, क्योंकि भैया जो आपका रिसोर्स एक बंदे से युद्ध में लग रहा था, अब वो 5 बंदों से युद्ध में लग रहा है। आज अगर अमेरिका ना हो ना, इसराइल तो आज ही गेम हार चुका है, वो हार चुका है। देखो ना ईरान के साथ पंगे, ईरान में तो अब इसने तो वहां पर बंदूक की नली घुमा के मस्जिद के ऊपर खड़ करके ये बात ही कह दे ये जिहाद है। तुर्की के साथ भी तुम्हारे पंगे चल रहे हैं, लेबनान के साथ भी तुम्हारे पंगे चल रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा तुम्हारे पंगे चल रहे हैं। तो आज अमेरिका है तो तुम बचे हो। आयरन डोम भी तुम्हारा फोइल है, ठीक है, जिसकी तुम बहुत बड़ी चर्चा करते थे। रिजल्ट, इजराइल जो पैसा अपना इकोनॉमी में लेके जाना चाहता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेना चाहता था, वो कहां डिवर्ट हो रहा है? वॉर में। और उससे इकोनॉमी खत्म हो जाएगी उसकी। अब ये ट्रम्प आया, ये कुछ ना कुछ करेगा हरकत, ठीक है ना। तो यहां पर भी ये प्रॉब्लम आ गई। जो पैसा आपको लोगों की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जाना चाहिए था, वो कहां चला गया? लड़ाई में। लड़ाई भी कितनों से? 5। और यहीं से तभी हम कहते हैं ये लास्ट सुप्रीम किंग था विजयनगर, लास्ट सुप्रीम किंग। यहां से विजयनगर की डिक्लिनेशन, लास्ट इंपॉर्टेंट राजा जो था विजयनगर का। चलिए, इसके बाद अगला राजा जो बना वो कौन था? अच्युत देव राया। इसके समय नूनीज नाम का एक फॉरेन ट्रेवलर भारत आता है और वो ये बताता है कि विजयनगर डिक्लाइन स्टेज पे। इससे पहले कृष्णदेव राया, उसके समय बारबोसा आ रहा है, डोमिनिक पाइस आ रहा है, वो कह रहा है अच्छा है, बाबर कहता सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर है। एक बंदा आगे क्या आ गया, अच्युत देव राया, कि नूनीज आके बोलता कि अब यहां पर डिक्लाइन शुरू। फैक्टर यही है भाई,
5 फ्रंट में तुम्हारी लड़ाई चल सकती है, अभी तुम्हारी एक फ्रंट में और यहां से अब डिक्लाइन आपका शुरू होगा। अगला राजा सदाशिव राया। चलिए, सदाशिव राया जब आया, ये तो बहुत ही यंग था, तो इसका जो मेन कमांडर था रामा राया, सारी भागदौड़ के हाथ में थी रामा राया की। अब रामा राया को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर ये 5 बंदे यहां पर रहे तो हम नहीं जी सकते, ठीक है। तो उसने एक गेम चलाई। गेम क्या चलाई? इन 5 को लड़ाने की कोशिश की। देखो 2 तरीके हैं भाई, एक तो लड़ लो दुश्मन से, या आपस में लड़ा लो। हाँ, आपस में लड़ेंगे तो टूट के आपस में मर जाएंगे। पाकिस्तान को ये बात पता है, पाकिस्तान को पता कि मैं हार चुका हूं, 3 लड़ाइयां हुई हैं। हाँ ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की गेम खेल रहा है। तो ये गेम किसने खेली? रामा राया ने। अब उसको ये बात पता थी कि मैं नहीं जीत सकता, पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता भाई। देखो ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, JNK, ये बॉर्डर है। जब भी यहां पर डिस्टर्बेंस कम है पाकिस्तान की, हम अक्सर कहते हैं ना पंजाब का बॉर्डर शांत है, कैसे परेड चल रही है देखो वहां पर, ठीक है। राजस्थान जाओ, गुजरात, शांति है। क्यों? प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। भारत के बाद जो मिलिट्री टैंक्स हैं, बैटल टैंक्स हैं, उसका मुकाबला चाहे उसके पास नहीं है, वो नहीं कर सकता आपका मुकाबला। तो उसमें वॉर फ्रंट कहां खुली हुई है? JNK। यहां टैंक कैसे जाएगा? पहाड़ों में हाई एलिवेशन है, तो उसने यहां पर वॉर फ्रंट खोल दिया, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी किसने अपनाई? रामा राया ने। रामा राया को ये बात पता थी 5 रहेंगे तो हम नहीं सर्वाइव करने वाले, आपस में या तो मार दो, मारने में दम्मा बाप का है नहीं, 5 बंदों से लड़ाई है, इनको आपस में लड़ा दो, ठीक है। अच्छी स्ट्रेटेजी थी, पर जो बीजापुर का राजा था अली आदिल शाह, वो इस गेम को समझ चुका था, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने सबको इंटीग्रेट किया, ठीक है। और नारा कौन सा लगाया? जिहाद, द रिलीजियस वॉर, जिहाद, जिहाद। ओसामा बिन लादेन ने जब ट्विन टावर तोड़े थे ना, तो उसने अपनी स्टेटमेंट में ये बात बोली थी, मैंने जो किया सही किया, ये जिहाद है, ये होली वॉर है हमारी, ठीक है। ये आपका खुमानी इतने जब नली दिखाई थी ना वहां पर बंदूक की, तो उसने यही बात बोली है कि जिहाद आई है। और उसके उस इवेंट के बाद इजराइल अब बैकफुट में आ चुका है। जितनी 4-5 जो थोड़ी वो मुस्लिम कंट्रीज की स्पोर्ट में चल भी रही थी ना, वो भी पीछे हो गई, ठीक है। तो उसने क्या बोला? जिहाद। Then jihad, the holy war against the Hindu राज्य, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इन 5 किंगडम्स को आपस में मिलाया गया, इकट्ठा किया गया, पर बरार इसमें नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो लड़ाई चल रही थी बीदर से चल रही थी और बीजापुर से चल रही थी, अपनी लड़ाई के चक्कर में नहीं हुआ है। तो ये बात, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इन 5 राज्यों में से तो एक राज्य जिसमें इस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, वो कौन था? विराट, ठीक है। और इस युद्ध को क्या बोला गया? द बैटल ऑफ तलीकोटा। इसका इतिहास में दूसरा नाम है द बैटल ऑफ राक्षस टांगड़ी। दिया हुआ आपको राक्षस टांगड़ी। राक्षस टांगड़ी क्यों? क्योंकि ये जो बैटल थी एक मैदान में लड़ी गई थी, जिसके आसपास 2 नगर थे। एक नगर का नाम क्या था? राक्षस, और दूसरे नगर का नाम क्या था? टांगड़ी। तो 2 नाम दिए गए, तलीकोटा या राक्षस टांगड़ी, एक ही युद्ध था ये, ठीक है।
और इस युद्ध में रामा राया पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया, और यहीं से ये डायनेस्टी भी खत्म हुई। अली आदिल शाह इकट्ठे करते, पर ये राज्य नहीं इकट्ठा होया सी विच, ये इस करके नहीं होया सी, ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਜਿਹਾਦ ਚ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾएगा, समझ गए ना। आपस में प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो उसने बोला कि नहीं मैं इस युद्ध में नहीं आऊंगा। लास्ट डायनेस्टी अरविंदो डायनेस्टी, ठीक है। चलिए, अरविंदो डायनेस्टी का फाउंडर तिरुमल। तिरुमल कौन था? रामा राया का भाई। चलिए, अब तिरुमल को ये बात पता थी कि ये मुस्लिम राज्य मुझे भी टिकने नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए उसने अपनी कैपिटल को इन मुस्लिम इन्फ्लुएंस से दूर कर दिया, ठीक है, और नई कैपिटल बनाई जिसका नाम क्या था? पेन्यूकोंडा। अब या दो तरीके हैं, या तो लड़ लो, लड़ तुम सकते नहीं, फिर दूर चल जाओ, इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाओ, छोड़ो परे। हाँ, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, मैं तो मंगोलों से लड़ नहीं सकता, मैं दौलताबाद में चल जाता हूँ, ठीक है। रिजल्ट इसके इस स्टेप से 100 साल तक शांति रही, 100 साल तक। देखो, अगर आप कहोगे कि इसने आगे बताइए तो भाग गया, पर उसने एक अपनी इंटेलिजेंस से क्या किया, 100 साल तक डिक्लाइन एम्पायर को किया, ठीक है। तो इसके बाद पेन्यूकोंडा, इसके बाद जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, अल्टीमेटली अरविंदो डायनेस्टी भी खत्म और विजयनगर एम्पायर टूट गया। टूट के काफी डायनेस्टीज इधर आएंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होगी वाडियार डायनेस्टी। मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे, टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान एक डायनेस्टी के कमांडर थे, जो बाद में राज्य रख लिया डायनेस्टी। और बाद में क्या होगा, जब टीपू सुल्तान को मारा जाएगा 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, फिर से वाडियार डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी, पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होगी, सब्सिडरी अलायंस हो जाएगा, वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया। देखिए इसको, फिर हम आगे चलें, सोशल कंडीशंस और एडमिनिस्ट्रेशन। सियान शुरू से देखिए, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, फिर से कंसोलिडेट करो इसको, फिर आगे हम समाज में इकोनॉमी वगैरह करें इसकी। संगम डायनेस्टी हेरिडिटी तो नहीं है। पहले तो संगम जो था, संगम इसके पिता का नाम था, वो कोई राजा नहीं था, ये तो खुद एक उसके मिनिस्टर्स थे। हाँ, सक्सेशन तो बाद में जो हुई वो तो हिंदू प्रिंसिपल में, देखो हिंदू राज्य जो होगा वहां पर यही सिस्टम है कि वहां पर जो बड़ा बेटा होगा उसको राजा बनाया जाएगा। मुस्लिम राज्य होगा वहां कोई हेरिडिटी प्रिंसिपल नहीं है, वहां पर वहां तलवार है, जिसके लाठी उसकी भैंस। ये बात याद है ना, हमने पढ़ा था ये पिछले लेक्चर में कि मुस्लिम्स में कोई सक्सेशन सिस्टम नहीं है। हिंदू में तो है कि बड़ा लड़का बनेगा,
उसमें तो है नौकर बन जाए, चाकर बन जाए, छोटा बन जाए, बड़ा बन जाए, जो मर्जी बावर्ची बन जाए, जिसकी लाठी उसकी बैल है। ठीक है, स्लेव्स आ गया है, उनके बेटे नहीं आ गए, स्लेव्स आ गए। ठीक है सर, जितना पर लास्ट लेक्चर पढ़ा ਸੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ विजयनगर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। बस एक टेम्पररी वॉर के लिए लीडर बना था अली आदिल शाह। बस वो अपने अपने एम्पायर के सुल्तान थे पांचों। एक लीडरशिप दी गई थी ताकि इन पांचों को इंटीग्रेट किया जाए, पर वो भी जो बराड़ था उसकी उससे लड़ाई चल रही थी, वो बीच में आया ही नहीं। अलग अलग स्टेट है ना, जैसे आज इजराइल है, इजराइल के आसपास अलग अलग स्टेट्स है। पर खुमानी ने क्या किया, जिहाद का नारा देके ईरान ने सबको एक कर दिया। बस का मतलब ये थोड़ा कि ईरान सबका हेड है, वो अपनी कंट्रीज है, पर उसने एक रिलीजियस नारा देकर इस वॉर को कहते थे मिला लूट लिया। उसने मिला लूट लिया, उसके बाद देखो इजराइल के क्या हाल हुए पड़े हैं। और अगर ट्रंप ने थोड़ी देर भी सहायता पीछे छोड़ दी, देखना क्या होना, खत्म है वो, बेसिकली खत्म है। यूएस अगर इजराइल चला गया ना भाई, वहां से यूएस का ना जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा मिडल ईस्ट से। सऊदी अरब तो चलो आजकल यूएस के साथ ही है, ठीक है, पर उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। जब बात जिहाद की आएगी तो वो भी फिसलेगा। जब रिलीजियस वॉर की आएगी ना बात, वो भी कहीं ना कहीं डगमगाएगा। तो कोई अपने रिलीजन के खिलाफ जाके कभी नहीं लड़ाई कर सकता। ही इज वेरी इंटेलिजेंट आदमी ये खुमानी। इससे पहले जो अहमद नजाद था वो तो एक नंबर का डफर था, उसने तो अपना खोल ही दिया था पटारा, कहता आओ वर्ल्ड मीडिया को बुलाया, हमारे यहाँ देखो न्यूक्लियर हथियार बन रहे हैं। उसके बाद सेक्शन लगा दिए थे उनके ऊपर, अटैक भी किया था, ठीक है ना। पर इसने देखो ना क्या किया, जब कुछ भी ना हुआ जिहाद, तो यही तो है प्रॉब्लम है, रिलीजन के ऊपर तो मार कटाई हो जाती है। वो सारे उन्होंने इकट्ठे कर लिए वहां पर। सऊदी अरब में थोड़ा ढिला हुआ बड़ा, जब बात जिहाद की आई है तो सऊदी अरब भी पीछे है, थोड़ा सा कर तो रहा है पर मन से नहीं कर रहा। ठीक है, यूएस इसलिए साथ में है क्योंकि इसका वर्चस्व है। जिस दिन इजराइल चला गया, यूएस की मिडिल ईस्ट से कहानी खत्म हो गई। देखो बड़ा मार क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, यहां भी ये चल रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। असल में मिडल ईस्ट तेल था, ठीक है, तेल की लड़ाई चल रही थी। आजकल यूएस का इंटरेस्ट पता है आपको कम हुआ पड़ा मिडल ईस्ट में, क्यों? क्योंकि यूएस को शेल गैस मिल चुकी है। आने वाले टाइम का जो फ्यूल है वो ये है, शेल गैस। उसका सबसे बड़ा भंडार ही वही है। अब वो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है कि इसको एक्सप्लोर किया जाए, छोड़ो बड़े अब तेल का क्या करना। वैसे भी 2060 में कह तो रहे हैं तेल खत्म हो जाएगा, तो फिर जिस दिन तेल ही खत्म हो गया तो इनको यहाँ का रेगिस्तान है, यहाँ किसने जाना है, खजूर खाने थोड़ा जाना है, यहाँ तो तेल के लिए जाते जो जाते हैं। ठीक है, अब उसको रिसोर्स मिल चुका है अपना शेप, पर अभी रिसेंट स्टेज में है ना, उसकी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। जिस दिन होगी वो यहीं से यहाँ से भी निकल जाएगा। हाँ चलिए आगे चलिए। तो विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन की दो रीढ़ की हड्डी, नायकारा सिस्टम और आयगर सिस्टम, जो ये रीढ़ की हड्डी थी इस एम्पायर की, बाद में इसके डिक्लाइन का भी कारण बनी है। ठीक है, नायकारा सिस्टम और आयगर सिस्टम। चलिए, नायकर सिस्टम क्या था? ये इन्फ्लुएंस थी चीज एकता से। अब एकता हमने पढ़ी है, एकता में क्या था कि राज्य क्या करता था, प्रोविंसेस में डिवाइड था, जैसे स्टेट्स में डिवाइड था। हर स्टेट का एक गवर्नर था, उस गवर्नर को क्या बोला जाता था, एकता दर। ठीक है, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आया था तो उसको क्या बोलते थे, वली। ठीक है, अब उसको वली को क्या दिया जाता था, एकता। फॉर एग्जाम्पल पंजाब की एकता किसको दे दी, उसको दे दी। ठीक है, अब उसको क्या बोला गया कि जितना पैसा लैंड रेवेन्यू से आएगा, इस पैसे का आपने क्या करना है, आर्मी पालनी है, आर्मी की सैलरीज देनी है,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, जो रह जाएगा वो सीधा कहां जाएगा, किंग के पास। ये सिस्टम था ना, तो यही सिस्टम क्या था बेसिकली, नायक सिस्टम भी कहते हैं, प्रभु नायक सिस्टम लिखा होता है, जैसे ओरिजिनल नाम इसका नायकारा सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, एम्पायर को स्टेट्स में, प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। जहां प्रोविंस वहां पर एकता कहलाते थे, यहां क्या कहलाते थे, मंडल। वहां क्या बोला जाता था, एकता। यहां पर क्या बोला जाएगा, मंडल। ठीक है, जो बीजेपी की पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी, कभी इनकी लिस्ट देखना, वो आज भी बोलते हैं मंडल प्रधान। जब आजकल तो मंडल किसको कहते हैं, ब्लॉक को। ठीक है, जब लिस्ट आती है ना, आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो कहते हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो आते हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट। ये क्या कहते हैं आज भी, मंडल प्रधान। बीजेपी का जो जैसे एरिया का प्रधान होगा ना, दिस डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, वो कहेंगे ब्लॉक प्रधान, वो ये कहेंगे मंडल प्रधान। मंडल उस समय क्या था, प्रोविंस। आज के समय ये क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हिंदू पार्टी है, वो हिंदू सिस्टम पे चलती है, मंडलम। ठीक है, चलिए, तो नए कार्य को क्या किया जाता है, नायक जो होते थे वो मंडल के हेड होते थे। उस समय मंडल क्या था, प्रोविंस। ठीक है, यहां से जितनी भी सैलरी आएगी, जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उससे अपनी आर्मी को पालो, अपनी सैलरी लो, अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करो, अपनी इकोनॉमी चलाओ। जो पैसा बच जाएगा आपको किसको देना पड़ेगा, किंग को। किंग को इस समय क्या कहा जाता था, राया। जो विजयनगर का किंग होगा वो सुल्तान नहीं है, उसका नाम क्या है, राया। अब नायकारा सिस्टम क्यों बना डिक्लाइन का कारण, देखो दो बातें। अगर आपने नायकारा सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया तो नायकारा सिस्टम में आर्मी को पालना, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी आर्मी डेवलप नहीं की, आप किस पे डिपेंड हो गए, नायकारा सिस्टम। और दूसरों पे जब डिपेंडेंसी लेके आओगे तो भैया हर फील्ड में मार खाओगे, हर फील्ड में मार। यही गलती तो दिल्ली सल्तनत कर रही थी। वो अपनी अलाउद्दीन खिलजी इनको पूछता नहीं था, उसने अपनी आर्मी बनाई तो वो देखो रहा ना, बलबन ने अपनी आर्मी बनाई, रहा ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी आर्मी बनाई हुई थी। ठीक है, इनके ऊपर वो इतना डिपेंडेंस नहीं थी उसकी, पर जैसे ही फिरोज शाह तुगलक ने इनके ऊपर डिपेंड करनी शुरू कर दिया, अपनी आर्मी घटाई, रिजल्ट क्या हुआ भैया, ये बंदे तुम्हारे सके थोड़ा है, पावर तो हर एक को चाहिए। आज कोई जैसे कोई दवा कंपनी है, कोई बंदा वहां पर एक एमआर की जॉब में लग गया, वो 5 साल उसको काम आ गया ना जब, तो वो 6वें साल अपनी कंपनी खोल लेता है। यही हाल यहां पर, जब तक तो राजा स्ट्रांग है तब तक तो ठीक है, जैसे ही राजा निकला तो यहां पर क्या हुआ, अपना ही कंपनी खोल ली। और यही वो बंदे थे जो टूटने के बाद वाडिया डायनेस्टी, जो डायनेस्टी बनी थी, इन लोगों ने बनाई थी, अपनी कंपनी खोल ली, इन्हीं के रिसोर्सेज पे अपनी कंपनी। तो जब भी आप दूसरे पे डिपेंडेंस में आओगे तो आप गिरोगे। इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन। जब राक्षस कांगड़ी का युद्ध हुआ ना, तो इन्होंने इनको बुलाया, आओ भाई नायकर आ जाओ, लड़ो आगे। तो इन्होंने क्या किया, फोन अपना स्विच ऑफ कर दिया, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है अब। ठीक है, ये हार गए, दूसरों पे डिपेंड हो। ठीक है, तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जो अपने पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, अगला कौन सा है, अय्यर सिस्टम। ये बड़ा यूनिक सिस्टम है, समझने वाली बात है। चलो ये एक चीज याद रखना कि इनको जो लैंड्स दिए जाते थे उसको क्या बोला जाता था, मंदरम लैंड। मंदरम, मंदरम MANRAM, जो लैंड इनको दिया जाता था कि वहां से रेवेन्यू जो आएगा, अपनी सैलरी जो भी ले लो, उस लैंड को क्या बोला जाता था, मंदरम लैंड। मंदरम लैंड एकता लैंड ही है, दिल्ली सल्तनत उसको एकता लैंड बोलोगे, यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, मंदरम लैंड। ठीक है, आगे आइए, अय्यर सिस्टम।
भैया ये भी तुम्हारी डिक्लाइन का कारण बना। कैसे? भारत की एक बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है, भारत सब विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, ये बातों को पता होनी चाहिए। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटेन है। नो, ब्रिटेन इज नॉट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। भारत है, एशियन इंडिया, 6th सेंचुरी बीसी, महाजनपद टाइम। और महाजनपद में 2 टाइप के राज्य थे, एक राज जहां राजा चलता था, एक राज्य था वज्जी, 8 राज्य का संघ था। और वहां जो चलती थी गवर्नमेंट कैसे चलती थी, डेमोक्रेसी। पढ़ लो, बुद्धि भी सच्चा महाजनपद पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर जो राजा नियुक्त होता था, लोग नियुक्त होते थे। 6th सेंचुरी बीसी में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी। ब्रिटेन तो, जब ब्रिटेन के लोग कहां पर थे, जंगलों में थे, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो क्या है, विलेज। विलेज विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एग्रीकल्चर विलेज से मिलने वाला है, रिसोर्सेज, और दूसरा जय जवान जय किसान, ठीक है। आज तक एक सिस्टम चलता आ रहा है भारत में कि विलेज को गवर्न कौन करता है, विलेज पंचायत, पंच, 5 आदमी, ठीक है। हिंदू शास्त्र ये मानते हैं कि जब पंच बैठते हैं तो उनके अंदर देवता का वास होता है, और जो वो जुडिशियल डिसीजन देते हैं वो भगवान का डिसीजन। आपने क्या किया, आपने पंच सिस्टम को खत्म कर दिया। पंच सिस्टम क्या था कि विलेज को एक अलग आजादी दी गई है, आज भी है ना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, तभी ले गई थी ना गवर्नमेंट, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पंचों को विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया। पंच हो, ठीक है, बैठे रहो, ठीक है, जुडिशियल काम कर ही जाओ जो तुम्हारा काम है। अब एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के 12 ऑफिसर्स, जिनको क्या बोला गया, अय्यर। मतलब विलेज लेवल पे किसका कंट्रोल आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया विलेज लेवल पे। पंचों को आपने सिर्फ जुडिशियल डिपार्टमेंट ही दिया बस, और कुछ नहीं दिया। विलेज का जितना भी काम है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, नहर बनानी है, कोई लड़ाई में भर्ती करनी है, कुछ बंदे करने हैं, वो आपने किनको बोला, अय्यर को करा। अय्यर कौन है, आपके आदमी है। पंच भड़क गए, सदियों से जो प्रथा चलते हैं, तुमने प्रथा को भी तोड़ दिया। रिजल्ट, जब लड़ाई का टाइम आया, सोल्जर्स रिक्रूट नहीं हुए हैं। आज के सामने चीजें बड़े हैं ना। अक्सर आपने देखा होगा जब न्यूज में बहस चलती है ना, वो कहते हैं कि किसान आंदोलन को भैया कर लो शांत, ठीक है, कर लो जो आपस में सेटलमेंट करनी है, कि ये ना हो कि मिलिट्री में प्रॉब्लम आ जाए। ये बात हुई है ना, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अगला पुट्ठा काम क्या कर दिया, अग्निवीर, हमको बंदे ही कम चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या चलेगी, मॉडर्नाइज में चलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, ड्रोन आ गए हैं, अब आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन चलाओ, उग्रवादियों को मार देता है। अमेरिका ने तो रोबोट्स तक बना दिए, बस आपने ऑपरेट करना, रोबोट जाएंगे अपने ठोकेंगे जाके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया। गवर्नमेंट उल्टा क्या कर दिया, अग्निवीर कर दिया, हमको मतलब ही नहीं। पर ये थोड़ी आजा भटके गए, उनको आज नहीं तो कल पता लगेगा कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मिलिट्री के कमांडर्स भी बड़े बड़े जनरल सिस्टम के खिलाफ हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अब इस समय इनको तो चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बचा लेगी, उस समय कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, आप सोल्जर पे डिपेंड थे, इन्होंने आपको सिस्टम देना ही बंद कर दिया। रिजल्ट आईएमएफ के कारण क्या हुआ, मिलिट्री में सोल्जर्स नहीं आए और बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी में खत्म। रीढ़ की हड्डी भी ये 2 सिस्टम थे, पर डिक्लाइन का कारण भी ये 2 सिस्टम बने। समझ में आ गया जी। आगे चलिए, सोसाइटी। चलिए, हिंदू राज्य है तो सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था वर्ण कैसे बने,
अकाल पुरख को एक इंसान के रूप में माना गया, ठीक है। जो भगवान है परमात्मा को इंसान के रूप में माना गया, और परमात्मा इस तरह से खड़े हैं ब्रह्मांड में, ठीक है। तो सबसे जो लोग निकले वो कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या है? वेद पुराण पढ़ना। क्षत्रिय विद्या से निकले, वॉर लड़ना। वैश्य थाई से लड़े, ठीक है, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। एंड शूद्र जो पैरों से निकले, ये कौन है? स्लेव्स, दास, ठीक है जी। तो हिंदू सोसाइटी है, ये तो होगा ही होगा, तो वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम के साथ साथ कास्ट सिस्टम भी था, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम, जाति कब आएगी? जाति आएगी उच्च कुल का लड़का शूद्र कुल की लड़की से अगर शादी कर लेगा तो वो कहते हैं वर्ण दूषित हो गया। तो वहां से क्या बन गई? कास्ट आने शुरू हो गई, ठीक है। इसके अलावा विमेन की कंडीशन कंपैरेटिवली अच्छी थी। कैसे? पहला, पर्दा व्यवस्था नहीं थी। फॉरेन ट्रेवलर्स ने पर्दा व्यवस्था बोली ही नहीं है यहाँ पर थी। क्यों भैया? एक ही तो मुस्लिम राज्य है पास में, पहले तो वो वीक ही था, वो तो बाद में 5 बने तो स्ट्रांग हुआ। तो मुस्लिम राज्य वीक है, पर्दा आप घूंघट क्यों लेके आए? जब मुसलमान गजनी गोरी अटैक करते थे वो लड़की उठा के ले जाते थे, ठीक है। तो अपनी लड़की को क्या करते थे? या तो घूंघट में रखते थे या उसकी चाइल्ड मैरिज कर देते थे। चाइल्ड मैरिज हमारे वेदों में नहीं है, वेदों में इसको पढ़ने का अधिकार है। चाइल्ड मैरिज बाद में क्यों आई? फॉरनर्स उठा के ले जाते थे, ठीक है। तो वो कहते थे लड़की की पहली शादी कर दो और उसको घूंघट में रखो, ठीक है। पर यहां पर जो आपका ओपोनेंट है वो कंपैरेटिवली वीक है, ठीक है। तो यहां पर घूंघट नहीं होगा, चाइल्ड मैरिज होगी नहीं होगी, यहां पर लड़कियों को अधिकार था, ठीक है। आगे चलिए, लड़कियों को आर्मी में रिक्रूट किया गया। कृष्णदेव राय के जो मेन सोल्जर्स और कमांडर्स है वो कौन थी? विमेन थी। फॉरेन ट्रैवलर्स यहां तक कहते हैं कि विमेन चेस प्लेयर्स भी थी। और ये सबसे ये और है ना, चेस, शतरंज। कई लोग तो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न शतरंज है वो कृष्णदेव राय लेके आया था। जो मॉडर्न शतरंज बेसिकली ये थोड़ा, शतरंज तो दूसरी चीज है। जो ये मॉडर्न शतरंज है वो कौन लेके आया था? कृष्णदेव राय। चेस सबसे इंपॉर्टेंट गेम थी कृष्णदेव राय यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा विमेन रेसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है पिछले साल। किन किन एस्पेक्ट्स में विमेन करती हुई? रेसलिंग, सोल्जर्स, ठीक है, चेस प्लेयर्स, गेम्स, म्यूजिशियंस, पोइट्स, राइटर्स, सेंट्स, विमन संत, वेदों को पढ़ने वाली, ठीक है। पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी था, सती व्यवस्था थी। निकोला कॉन्टी बता रहा है वो आगे, इस देवराय के समय आपसे बताया सती थे यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा देवदासी, ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है। देवदासी कौन होती है? देवदासी देव की दासी। टेम्पल्स में तो क्या करते थे लोग? लड़कियों को टेम्पल को दान कर देते थे, तो वो क्या बन जाता था? देवदासी। किसकी दासी? देव की दासी। तो उसकी अब सारी उम्र उसने कोई शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ देव की पूजा करनी है और देव की दासी के रूप में उसकी सेवा करनी है। असल में नाम तो देवदासी का थी, वो ब्राह्मण दासी। जो पंडित था वो अपनी दासी बना लेता था। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने क्या देखा? भैया यहाँ तो खेला भी और चल रहा है, वो इसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है। कितने कितने बच्चे यहाँ से जम जाते थे जिनको बिल्कुल भी स्टेटस ही नहीं मिलता था सोसाइटी में। ब्रिटिशर्स कहते थे बेवकूफ आदमी, ठीक है। एक जगह लड़की को जला रहे हैं, दूसरी जगह उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला? भारतीय क्या हुलीगन्स है,
जंगली हैं। तो आप पढ़ोगे सोशल पॉलिसी, एक आदमी को ढूंढा उन्होंने, कोई बंदा तो मिले, लोकल आदमी कोई मिले, मिला कौन? राजा राम मोहन राय। उनकी खुद की भाभी की सती भी पड़ी थी, वो पहले वेस्ट थे इन लोगों के। रिजल्ट, पहले सती को अबॉलिश किया था और बाद में देवदासी सिस्टम को, ब्रिटिशर्स। उनका अगर रूल गलत है तो अच्छा भी है। रेलवे हमारे टैक्स किसी ने नहीं बनाए, हिमाचल की रोड पे तो उन्होंने कितनी अच्छी तरह से बनाई थी, जैसे ही उन्होंने बनाई देखो गिर गया ना वहां पर। उत्तराखंड गिर गया, शिमला भी तैयारी में, हमारा मित्र है वहां पर, वो कहता जैसी बारिश की बिजली खड़कती हमको डर था पहाड़ी में गिर गया। तो उन्होंने हाईवे क्या बनाया, पहाड़ी गिर गए सारे। ठीक है ना। देवदासी सिस्टम खत्म किया किसने? ब्रिटेन ने। चलिए, इकोनॉमी, इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज था क्योंकि राइचर दुआब आपके पास है। अगर बामनी के पास होता ना तो हम विजयनगर ना पढ़ रहे, टाइम लगा के बामनी बढ़ रहे होते। बामनी हमने आधे घंटे में खत्म कर देनी है, विजयनगर का हमको 1.5 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि इनके पास राइचर दुआब था। राइचर दुआब यानी एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर यानी ट्रेड था, ट्रेड था यानी कि आपकी इकोनॉमी अच्छी थी, आपका राज्य अच्छा हो गया, तभी उसको पढ़ने में 1.5 घंटा लग गया। बामनी तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है। राइचर दुआब। फसलें कौन सी? शुगर केन और कॉटन। रीजन, काली मिट्टी, क्योंकि मराठा का एरिया भी इनके पास था। मराठा में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है। इसके अलावा ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी भारत के अंदर ही, भारत के अंदर ही। ठीक है। एक्सटर्नल यानी भारत के बाहर। मेन ट्रेड किससे होता था? वेस्ट एशिया से और सेंट्रल एशिया से, यानी आज का जो मिडल ईस्ट हो गया। ठीक है जी, जो आज का मिडल ईस्ट का एरिया जो हो गया, मुसलमान राज्य हो गए। इसके अलावा यूरोप के साथ भी आपका अच्छा ट्रेड था, तभी यूरोपियंस आपके पास आ रहे हैं। आपके पास ऐसी क्या चीज है जो यूरोपियंस आपके पास आ रहे हैं? भैया आपके पास स्पाइसेस है, स्पाइसेस है। एंशिएंट इंडिया में काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया। यवन प्रिय, यवन कौन है? ग्रीक्स। प्रिय यानी फेवरेट, ग्रीक्स की फेवरेट कौन है? काली मिर्च। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरोप का एरिया देखोगे ज्योग्राफिकली, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज बेसिकली टेम्परेट रीजन। दो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन ये वाला, हमारे वाला। ठीक है। तो ये ट्रॉपिक्स के एरिया है। ट्रॉपिकल रीजन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये गर्मी भी बहुत है, सर्दी भी बहुत है, बारिश है, अभी बारिश भी बहुत है। ठीक है। तो जब यही कारण है, जब आर्यंस यहाँ पर आए, तो जब वो यहाँ पर आए रात को बैठे तो बदल खड़के गड़गड़ गड़गड़ डर गए। तो ऐसे बादल वहां नहीं खड़कते, वहां के साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन है। कभी लॉर्ड्स का मैदान देखना, अक्सर वहां पर एक कहावत है इंग्लैंड में, जब भी आप जाओगे साथ में छाता और रेनकोट जरूर लेके जाओ। ये कहावत है, आज की नहीं, पुरानी कहावत है। तो छाता और रेनकोट लेके जाते हैं, क्योंकि कब वहां पर बारिश आ जाए पता नहीं, कब वहां पर धूप आ जाए वो भी पता नहीं। 5 मिनट की बारिश है फिर धूप आ जाती है। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या है? यहाँ मौसम की वेरिएशंस है। बारिश आ रही है तो ऐसी आ रही है, लो जी बाढ़ भी साथ लेके आएगी। बिजली गिर रही है तो ऐसी गिर रही है 10 घरों के ऊपर गिरेगी, फिर आप कहोगे बाबा फरीद का नाम लो, बिजली ना गिरे। ठीक है। तो जब आर्यंस यहाँ पर आए, उन्होंने क्या देखा? बिजली खड़की, थंडर हुआ। ठीक है। बिजली गिर रही है, आग लग रही है जंगलों में, तो उन्होंने क्या किया? पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर कर दिया, उसको ही देवता मान लिया। नेचर को क्या मान लिया? देवता मान लिया। ठीक है। अब मसाला क्यों इंपॉर्टेंट है? यूरोप में मौसम शांत रहता है, ठंड भी बहुत है, गर्मी ज्यादा नहीं है। अगर आप कोई कनाडा यूरोप में होगा ना, उससे पूछना गर्मी का क्या हाल है, वो कहेंगे इतनी गर्मी नहीं।
आपके यहाँ अक्टूबर नवंबर है, हमारा वो जून जुलाई अगस्त। ठीक है, तो वहां क्योंकि ठंड ज्यादा है तो वहां पर मांस खाया जाता है अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, और मांस को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए, मसाले। अब ये भाई साहब कहां बैठे हैं, इस एरिया में, ये तो मसालों का गढ़ है। तो यहां से मसाले कहां जाते थे, यूरोप, और दूसरा मिडल ईस्ट। जितनी कंट्रीज हैं वो तो खाते ही मांस है, एग्रीकल्चर है नहीं, या तो खजूर खा लो या मांस खा लो या ड्राई फ्रूट खा लो, चौथी चीज तो खाने को है नहीं, तेल है वो पी नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरी कहां पर रिक्वायरमेंट थी, मिडिल ईस्ट। ठीक है, अब इसके बदले इनको क्या मिलता था, उस समय का जैगवार हॉर्सेस, और यही कारण था कि इन्होंने डोमिनेट करा। घोड़े थे इनके पास, हाथियों के सिर पे नहीं गेम जीती जा सकती भाई। मैंने आपको बताया ना, गोली अगर बचा तो घोड़े की वजह से बचा था, हाथी में जाता तो चौंक भी नहीं टपना था। ठीक है ना, तो घोड़ा घोड़ा जो क्वालिटी आपके पास है वो अच्छी नहीं है, अद्धी घोड़े तेज भागते हैं, लाइफ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। घोड़ा सबसे पहले कहां पर आया था पता है, रूस में, रशिया में, एंशिएंट इंडिया में। ठीक है जी, समझ में आ गया। लास्ट है कल्चर। तो कल्चर में आपको देखो, इकोनॉमी अच्छी, सोसाइटी भी अच्छी, कल्चर भी अच्छा। तो इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो मंदिर बनाओगे या खाने के लाले पड़ोगे, पहले तो रोटी खा लो, मंदिर बाद में बना लेना। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि रोटी थी तो टेम्पल्स बने, बताया मैंने आपको। लिटरेचर हुआ, अष्ट दिग्गज। ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज अपनी चरम सीमा पर चली गई। जितनी डेवलपमेंट तेलुगु लैंग्वेज की कृष्ण देवराया के समय हुई उतनी किसी के टाइम पे नहीं। इकोनॉमी अच्छी, हर चीज अच्छी, इकोनॉमी गिर गई, कुछ भी ना बचा। क्लियर है जी, समझ में आ गया विजयनगर। देखिए भैया, तो लास्ट चैप्टर चले, बामनी एम्पायर, टेम्पल्स, लिटरेचर, खासकर तेलुगु लिटरेचर। तभी कृष्ण देवराय को आंध्र पितामह कहा गया था। सर जैसे दिल्ली सरकार में आपने बोला था कि जो इक्तादार है वो एडमिनिस्ट्रेशन जब करते थे तो वली कहते हुए, हाँ। तो नायका सिस्टम में नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ उसी को दिया हुआ था कि सिस्टम के 12 बंदे लिए ना, किसमें सिस्टम कितने लिखा है मैंने, 12 नहीं 8 8 है। ये पंच थे, टाइम टू टाइम होगी, ये वेरिएशन चलती रहेगी, ये नहीं कि जरूरी कि 8 ही रहेगा, कोई आगे आएगा वो 12 कर देगा इसको, कोई आगे आएगा उसको 10 कर देगा। पर आपने मेन चीज ये देखनी है कि यहाँ पर सेंटर का कंट्रोल है। कभी देखो ना, सरपंची के इलेक्शन होते हैं उसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस होता है, कोई बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, स्टेट का रहता है, पर इतना नहीं है भैया। अगर स्टेट का इतना होता तो 74th अमेंडमेंट की बात होती। ठीक है, उनका स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसा आता है, पर काफी एस्पेक्ट में जो गांव है वो गांव का लंबड़दार डीजीपी के बराबर है। हाँ, गांव का सरपंच जो है वो डीजीपी के बराबर है, वो जिसको मर्जी जाके मेल करवाया जाके। ऑटोनोमस काफी दिया हुआ है हमने हम लोगों को। ठीक है, यहां पर आपने क्या कर दिया, अपने बंदे अप्लाई कर दिए, ऑटोनोमस खत्म हो गया तो नेचुरली बात है, फिर वो आपको क्यों देंगे, ना आने देंगे ना आने देंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए इसको, फिर आगे चले, बामनी एम्पायर।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्कन में रिवोल्ट हुए और रिवोल्ट के मद्देनजर दो एम्पायर बने, पहला विजयनगर, दूसरा बामनी। बामनी एम्पायर का जो फाउंडर था वो कौन था? अलाउद्दीन हसन बामन शाह। इस बंदे का असली नाम क्या था? हसन गंगू। ब्राह्मण था बेसिकली, फिर मुस्लिम बन गया, अच्छी पोस्ट में चला गया, दक्कन का गवर्नर बनाया गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक वीक हुआ तो इसने क्या किया? अपना राज्य बना लिया। अब क्योंकि मुस्लिम राज्य बनाया तो नेचुरली बात है, हिंदू तो नहीं कर सकता राज, तो अपने आप उसने कन्वर्ट करा लिया मुस्लिम में। अलाउद्दीन हसन बामन शाह। असली नाम क्या है? हसन गंगू, गंगू पंडित। तो गंगू पंडित था ये, ठीक है। तो अलाउद्दीन हसन बामन शाह, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बामनी एम्पायर, और इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई? गुलबर्ग। गुलबर्ग आते ही इसने अपने एम्पायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बीदर, राठ, गुलबर्ग एंड दौलताबाद। दौलताबाद। बाद में इसने गुलबर्ग का नाम क्या दिया? एहसानाबाद। गुलबर्ग का नाम चेंज कर करके क्या बना दिया? एहसानाबाद। तो इसकी कैपिटल जो सी थी वो कौन सी थी? गुलबर्ग। हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बामन शाह, ठीक है जी। चलिए अगला राजा लिख लिया, ये मिटा दो। मोहम्मद शाह एक। चलिए इसके समय बुक्का एक के साथ इसका युद्ध हुआ। युद्ध किस लिए हुआ? रायचूर दोआब के लिए। बता चुका हूं मैं आपको। रायचूर दोआब कौन सा है? कृष्णा तुंगभद्र दोआब और कृष्णा गोदावरी, ये 3 नदियों में जो कृष्णा रिवर है वो कॉमन है, ठीक है ना। तो कृष्णा और तुंगभद्र के बीच में भी दोआब है, कृष्णा और गोदावरी के बीच में दोआब है। कलेक्टिवली इसको क्या बोला जाएगा? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब के लिए लड़ाई हो रही है क्योंकि रायचूर दोआब जो है राइस, व्हीट, शुगर केन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए लड़ाई अब होगी। मैंने आपको बताया सबसे पहले भारत में बारूद का जो यूज हुआ वो कब हुआ? इस युद्ध में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट पीटर तो पहले ही था, अब सॉल्ट पीटर के साथ क्या मिक्स कर दिया गया? सल्फर, और अब जो बना वो क्या बना? बारूद। तो बारूद चला इस युद्ध में। अब सलामी किससे होगी? तोपों की। पहले किससे थी? आलू बम से, वो उसमें पटाखों में यूज होते थे वो, ठीक है। चलिए आगे चले। मोहम्मद शाह 2, इसका टाइम पीसफुल टाइम था, बहुत ही पीसफुल टाइम, ठीक है। और क्योंकि पीसफुल टाइम था, इसके समय में मस्जिदें बनी, इसके समय कॉलेजेस बने, इसके समय मदरसे बने। मंदिर नहीं बनेंगे, बामनी एम्पायर, ठीक है। मुस्लिम राज्य है, मस्जिदें बनेंगी, ठीक है। तो ये पीसफुल टाइम था। अगला फिरोज शाह बामनी। तो इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कुछ नया भी देख लेते हैं। इसकी लड़ाई किससे हुई? देवराया एक से। इस युद्ध का नाम क्या था? सोनार की बेटी का युद्ध।
सुनार की बेटी का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में देवराया वन हार गया। रिजल्ट, ना केवल उसको अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी, बकायदा उसको बांकेपुर नाम का एक जगह भी देनी पड़ी, रायचंद्र। आपको जीता क्यों था ये? अब आप समझो जीता क्यों था ये। देवराया कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ा, बड़ा राज्य है वो, छोटा राज्य जीत गया। क्यों? देवराया दक्कन भारत का इब्राहिम लोदी था। ये बंदा अपने मिनिस्टर से खुश नहीं रखता था। मिनिस्टर तो छोड़ो, अपने चाचे को खुश नहीं रखा हुआ। दौलत खान लोदी, दिलावर खान लोदी। रिजल्ट क्या हुआ? वही तो गए थे बाबर के पास, उनको पता लगा कि सुपारी किलर बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, आओ उसकी सुपारी दे दी उन्होंने। ठीक है, ये बंदा ये क्या था, दक्षिण भारत का इब्राहिम लोदी, ये भी उसको कुछ नहीं लगता था। गालियां तो उसके मुंह पे चढ़ी रहती थी ना। रिजल्ट, कुछ हिंदू लोग इसके अगेंस्ट थे और उन्होंने कहां पर शरण ले ली? बामनी एम्पायर पे। फिरोज शाह बामनी ने क्या किया? हिंदुओं को शरण दे दी। और उन्होंने जब भविष्य चलाएगा तो लंका तो भाई गिरेगी गिरेगी, ये तो भविष्य नहीं चलेगे। तो रिजल्ट क्या हुआ? देखो, लंका तो गिरी गिरी, लड़की की शादी करनी पड़ी। ठीक है, आगे चलिए। इसने एक शहर बसाया, उसका नाम क्या था? फिरोजाबाद। ठीक है, और फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। यहां पर बैंगल्स, ग्लास की बैंगल्स बहुत मशहूर है आज भी। चूड़ियां थी ना, कांच की चूड़ियां, वो उसके लिए बहुत मशहूर है। ठीक है, आगे चलिए। इसने दौलताबाद शहर में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। ऑब्जर्वेटरी क्या है? तारों को जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को प्रमोट करने के लिए उसने दौलताबाद में ऑब्जर्वेटरी बनाई। ठीक है, और इसके साथ साथ दौलताबाद में ही उसने स्कूल्स और कॉलेजेस भी बनाए। यहां तक कि उसने अपनी जनता के लिए डैम्स और कैनाल्स भी बनवाए। इसलिए हम कह सकते हैं फिरोज शाह बामनी का टाइम एक अच्छा स्वर्ण युग था बामनी एम्पायर के। ठीक है जी, आगे चलिए। अहमद शाह बामनी, इसको इतिहास में अहमद शाह एक भी कहा गया है। इतिहास में इस आदमी को वली भी कहा गया है। अहमद शाह वली, क्योंकि सूफी संत दक्कन भारत के एक बहुत मशहूर गेसुदराज, उनका ये डिसाइपल था और उनके इन्फ्लुएंस में आकर ये खुद एक सूफी ट्रेडिशन में चला गया। रिजल्ट कि उसका नेचर इतना प्योर हो गया था कि लोग वहां के इसको क्या कहते थे? वली, अहमद शाह वली। ठीक है, और इसने अपनी कैपिटल गुलबाग से शिफ्ट कराकर कहां पर कर दी? बीदर। यही क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आ चुके हैं क्वेश्चन। ये मैं आपको वही चीज में ज्यादा करा रहा हूं जो आ चुके हैं। दो चीजें हैं, वली, जयसुदराज का डिसाइपल, और अपनी कैपिटल को कहां शिफ्ट कराया? बीदर। ठीक है जी, आगे चलिए। अगला राजा हुमायूं। हुमायूं जालिम सुल्तान, दक्कन भारत का जालिम सुल्तान, दक्कन भारत का नीरो, दक्कन भारत का खून का प्यासा। ये इस बंदे के ऊपर उपाधियां दी गई। ठीक है, जालिम सुल्तान, खून का प्यासा। खून का प्यासा ये नहीं कि उनको मार के खून पीता था, बेसिकली उसने टैक्स इतने लगा दिए, लोग कहते हमारा खून पी रहा है। आज भी कहते ना सरकार खून पी रही है,
टैक्स लग गए, तो इसको जालिम भी कहा गया। कोई अगर टैक्स नहीं देता था उसको मार देता था ये, ठीक है। और उसको दक्कन का नीरो भी कहा गया। नीरो कहाँ का राजा था? रोम का। वो कहते नहीं जब रोम जल रहा है नीरो बंसी बजा रहा है, ये कहावत नहीं है? रोम जल रहा है, ठीक है, नीरो बंसी बजा रहा छत पे बैठा, ठीक है ना। तो ये क्या था? दक्कन भारत का नीरो। आगे चलिए, मोहम्मद शाह तीन। यहां से आपके एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है, डिक्लाइन शुरू होता है। चलिए, मोहम्मद शाह तीन, तृतीय थ्री। दक्षिण भारत नॉर्थ, ना ना भैया, ये नॉर्थ, ये एक्सट्रीम साउथ, ये बीच का पार्ट डेक्कन इंडिया। इसमें आपका आएगा कुछ पार्ट मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट गुजरात, फिर आपका पूरा पार्ट महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो मिडिल का पार्ट है डेक्कन इंडिया। जो साउथ में लगे वो दक्षिण भारत। ये क्या है? डेक्कन, दक्कन, दक्कन का पठार, दक्कन भारत। ऊपर क्या है? उत्तरी भारत। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अगर आना, क्या क्रॉस करना पड़ेगा? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत को क्रॉस करना पड़ेगा। दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने विंध्याचल को क्रॉस किया था, उसने नहीं किया था, मलिक काफूर ने किया था। क्लियर है? डिक्लाइन क्यों? इसके समय एक अजीब सी घटना हुई। पर्शिया से मुसलमानों को बुलाया गया, क्योंकि पर्शिया के जो मुसलमान थे वो बेसिकली तुर्क है ना। बलबन क्या कहता था कि तुर्कों की लड़ाई आती है। इन्होंने बलबन की कहानी पढ़ ली, तो इन्होंने भी तुर्क बुलाए, ठीक है ना। तुर्क बुलाए तो भारत में आकर सेटल हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पायर का जो पीएम बना वो कौन बन गया? महमूद गावन, महमूद गावन, ठीक है जी। अब ये कौन था? पर्शिया का था, तुर्क था, ठीक है, पर्शिया से आया, और इसको क्या बना दिया गया? वजीर बना दिया गया। इसने आकर रिफॉर्म्स कर दी। इसने क्या किया? एम्पायर जो पहले 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, हमने भी गुलबाग, बीदर, बड़ा, दौलताबाद, ठीक है, इसने क्या कर दिया? उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो पार्ट थे, 8 प्रोविंसेस थे, उनको क्या बोला गया? तरफ। और हर प्रोविंस को क्या बोला? हेड कौन था? तरफदार। पहले प्रोविंस पहला तरफ, उसका हेड तरफदार, फिर दूसरा प्रोविंस दूसरा तरफ, उसका हेड भी तरफदार। इस तरह 8 तरफों में, तरफ, तरफ का मतलब क्या होता है? तरफ, दिशा, कहते नहीं उस तरफ चल जाओ, इस तरफ चल जाओ, दिशा, 8 दिशा में बांट दिया गया, ठीक है जी। सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया उसने। हर, अब क्या है? 8 जगह से आपको रेवेन्यू आ रहा है। पहले आपको कहां से आ रहा था? 4 जगह से। अब आपको कहां से आने पड़ा? 8 जगह से। तो नेचुरली आपकी कंडीशन अच्छी होगी। यहां तक कि उसने ओडिशा के राजा को भी हरा दिया, जो हिंदू राज्य था। यहां तक गोवा को जीत लिया। गोवा आज नहीं, वहीं उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट था गोवा। पुर्तगाली तो आई गोवा में, उनका तो सेंटर ही गोवा में है कैथोलिक्स का, ठीक है। गोवा को लिया, और इसके साथ साथ चोल और डबोल नाम के 2 और पोर्ट सिटीज को भी जीत लिया। यानी भैया तुमने तो पोर्ट सिटीज को जीत लिया, तुम्हारा फॉरेन ट्रेड भी बढ़ गया। एक जगह तुमको रेवेन्यू आ रहा है, दूसरी जगह तुम्हारा ट्रेड भी बढ़ गया, तो एम्पायर आपका ऊपर जाने लग पड़ा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या की? उसने सबको कह दिया मुझे हफ्ता चाहिए, 8 तरफदारों को कह दिया। दाऊद वाला काम कर दिया, हफ्ते चाहिए हमको। बोला हफ्ते वाला ये नहीं, हफ्ते में, महीने में हमको इतना रेवेन्यू तो चाहिए चाहिए। उसके साथ कह दिया कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल पहला तरफ है, आप मुझे महीने का अगर 1 लाख नहीं दोगे, कितना दोगे? 50,000 दोगे, तो 50,000 में तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा।
जैसे अलाउद्दीन खिलजी कहता था ना 1 किलो तोला निकला कितना 800 ग्राम 200 ग्राम तुम्हारा मांस खेल दूंगा। ठीक है, इसने क्या बोला मैं तुम्हारी सैलरी से काट दूंगा। रिजल्ट हो गया, इनको लगा यार ये आंख ज्यादा नहीं दिखा रहा। कहाँ का छोरा, पर्शिया का। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या करना पड़ा, सुल्तान बना पड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुल्तान के कान भर दिए कि भैया हमसे शर्त लगा लो, स्टाम्प पेपर में भी लिख के दे दिया कि अगला जो सुल्तान बामनी एम्पायर का बनेगा वो कौन बनेगा, महमूद काफन। फड़काना ही था, स्टाम्प पेपर ले गए खाली कचहरी से, उसको साइन सुन कर दिया। ठीक है, अब वो डर गया, वो कहता यार ये उल्टा हो गया काम, मैंने तो उसको अच्छी पावर दे दी, ये तो सुल्तान बनने को आ गया। रिजल्ट, उसने महमूद गामन को मरवा दिया। शक बहुत बड़ी बीमारी है ना, शक एक लाइलाज बीमारी है। शक बढ़ गया उसको, उससे मरवा दिया। और जब मरवा दिया, दक्कन एम्पायर जो बामनी एम्पायर था वो 2 पार्ट में, 2 लोगों में लड़ाई का झगड़ा का सेंटर बन गया। पहले लोग जो यहीं के थे, दूसरे लोग जो पर्शिया से आए थे, आपस में लड़ने लग पड़े। कृष्णदेव राय वॉज एंजॉयिंग, लड़ोगे तो मरोगे। ठीक है, ये आपस में लड़ गए। रिजल्ट, कृष्णदेव राय के समय बामनी एम्पायर टूट गया। आग किसने लगाई, इसने। आग तो लगी हुई थी, बीच में पेट्रोल ही डालना था, इसने वहां से झड़क दिया, आग बहुत मामूल मच गया। रिजल्ट, एम्पायर टूट गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब कृष्णदेव राय आया तो उसका स्टेटस कैसा बन जाएगा, इजराइल की तरह। आसपास बामनी एम्पायर टूट के छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। बीच में कौन फंस गया, कृष्णदेव राय। दूसरे घर में आग लगाई थी, अब तुम्हारे भी लगेगी, और लगी। ठीक है जी, समझ में आया कौन कौन से राज्य आए थे। लिखो, लिखिए, पहला लिखिए बीजापुर। चलिए, बीजापुर को किसने फाउंड किया था, यूसुफ आदिल शाह। तो इसलिए यहां पर जो डायनेस्टी आई वो कौन सी थी, आदिल शाही डायनेस्टी। सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, किताबे नौरस। लिखा हुआ इसमें किताबे नौरस है। किताबे नौरस संगीत के ऊपर किताब थी, भारतीय संगीत के ऊपर एक किताब थी, किताबे नौरस। और इब्राहिम शाह ये भी सूफी संतों के बीच में बैठता था। ठीक है, और इसको अबला बाबा भी कहा जाता है। जैसे वो आजकल आया वो ना IIT वाला बाबा, वो भी अबला बाबा ही है। ठीक है, वैसे ये भी अबला बाबा था, पढ़ा लिखा अबला बाबा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए इस डायनेस्टी का, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने एक आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया, गोल गुंबद। इसको गोल गुंबद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका लार्जेस्ट डोम है, दुनिया का जो डोम लार्जेस्ट गुंबद इसका है। और अगर आप गुंबद में जाकर आवाज दोगे ना तो आवाज की इको होगी और आवाज बहुत सुरीली हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि बेसुरा सिंगर भी यहाँ जाके गाएगा तो वो ऐसा लगेगा इंडियन आइडल में गा रहा है पूरा। ठीक है, ये बनाया उसने कुछ इस तरीके से हुआ है, विस्परिंग साउंड आएगी वहां से। ठीक है, इसका सबसे बड़ा राजा अली आदिल शाह, यही तो था असली गैंगस्टर, जिसने गैंग बनाया था पूरा। ठीक है, हालांकि इसकी लड़ाई किससे चल रही थी, बरात से, तो बरात की गैंग में शामिल नहीं हुआ। तो मेन गैंगस्टर कौन था, ये था जिसने वो युद्ध करवाया था, कलीकोटा का युद्ध। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिए, अगला राज्य था अहमदनगर। और अहमदनगर में कौन सी डायनेस्टी थी, निजाम शाही डायनेस्टी।
इसका फाउंडर कौन था? अहमद निजाम शाह। अहमद निजाम शाह का एक सबसे बड़ा कमांडर मलिक अंबर, मलिक अंबर जो हबश प्रदेश का था। हबश प्रदेश, हबश प्रदेश कौन सा है? सूडान। हबशी नहीं कहते, हबशी। हबशी बेसिकली वो नहीं होते जो मोटे मोटे बोल रहे हैं या रंग में ऐसे इस तरह के हबशी नहीं होते। बेसिकली वो हबश प्रदेश कहा गया सूडान को, ठीक है। इसको अगर प्राचीन नाम क्या है? हबश, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? वहां के रहने वाले हबशी, ठीक है। हमने क्या किया? रंग भेद में उसको हबशी कह दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके पास एक हबशी था कमांडर मलिक अंबर, जिसको इतिहासकार ने दक्कन की लोमड़ी भी कहा। वो बहुत चालाक आदमी था, द फॉक्स ऑफ टेकन इंडिया, दक्कन की लोमड़ी, द फॉक्स ऑफ डेक्कन। बहुत तेज शातिर आदमी, ना शातिर आदमी, लोमड़ी की तरह शातिर। अगली डायनेस्टी थी इमाद शाही डायनेस्टी। एरिया कौन सा? बगाड़। फाउंडर फतेहुल्लाह इमाद शाह, फतेहुल्लाह इमाद शाह, जिसने कौन सी डायनेस्टी बनाई? इमाद शाही डायनेस्टी। नेक्स्ट गोलकोंडा। कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी, इसका फाउंडर कुतुब शाह, रियल फाउंडर कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया? चार मीनार और हैदराबाद की नींव रखी। ठीक है। आगे बरीद शाही डायनेस्टी, बीदर, इसका फाउंडर कौन था? अली बरीद। अली बरीद, इतिहास में इसको अमीर अली बरीद भी कहा गया, कहीं की बुक्स में लिखा होगा अमीर अली बरीद, ठीक है। वैसे इसको अली बरीद कहते थे। समझ में आया? लास्ट पढ़ेंगे हम बीदर कल्चर। तो बामनी एम्पायर में जो बीदर था, जब बामनी एम्पायर के समय बीदर था, ठीक है, उस समय बीदर में एक कल्चर स्टैब्लिश हुआ बीदरी वेयर का। बीदरी वेयर, तो ये वेयर क्या थे? बर्तन थे कुछ, ठीक है। ये बर्तन स्पेशल बर्तन थे कॉपर के। बीदरी वेयर क्यों कहा गया? बेसिकली जब ख्वाजा साहब भारत में आए थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में जिनकी दरगाह है, तो वो कुछ बर्तन साथ में लेके आए थे, अपने फकीर थे ना, ठीक है। तो ब्रास और कॉपर के बर्तन थे, लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के उन बर्तनों को बनाने की कोशिश की, कॉपी की, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। किस जगह में बनाया गया? बीदर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? वो बीदरी कल्चर, बीदर वेयर। आज के समय इसको क्या कहते हैं? बीदर वेयर, बीदर के बर्तन। और आपको जान के हैरानगी होगी, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग भी दे चुकी है सर। जैसे जंडियाला गुरु में बर्तन होते हैं ना, उसके भी जीआई टैग है। वैसे यहाँ पर बीदर में जो बर्तन है, यहाँ पर भी इसको जीआई टैग मिला हुआ। बीदरी कल्चर, बामनी एम्पायर का सबसे सुनहरा कल्चर। समझ में आ गया? ठीक था, ठीक है। अब अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे मुगल्स, वो इससे ही बढ़िया होगा, ठीक है। ऐसे में उनको बादशाह कहा गया।
उठाएंगे भी गिराएंगे भी। उठाने वाले ने लड़ाइयां कर कर उठा दिया, गिराने वाले ने अनारकली के पीछे लग के गिरा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो सर जितना ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ हाँ तो आम नहीं थे। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਏਆਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ। क्या चीज? मिडिल क्लास ਏआई ਉਦੋਂ भी ਤਾਂ ਹੋਈ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं 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 नहीं, वो तो अब ही है, पर उसमें तकनीक थी उस, जैसे वो बर्न ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स यूज कर रहे थे। अब जब अंग्रेज गया था ना, अंग्रेज तो अपना हनीमून बनाने गया था बेसिकली, वो टिल्ले पे गया घूमने फोटो खिंचाने, तो गोरी फोटो खींच रही थी, तो जैसे टिल्ले पे चढ़ा वो गिर गया। तो जब वो गिर गया तो उसने कहा मेरा पैर किस चीज से लगा, जब उसने उसको खोदा ना तो उसमें से निकली ब्रिक, सन ड्राइड ब्रिक। उस समय अंग्रेजों ने शुरू की थी, तो वो कहता अगर चीज दबी हुई है तो ये तो बहुत पुरानी होगी। तब उसने इसको कहां पर भेजा? कलकत्ते। उस समय कैपिटल कलकत्ते थी, दिल्ली में तो 1911 में शिफ्ट हुई थी। कलकत्ते में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसा ही कौन बनाया गया था? कर्जन ने शुरू करवा दिया था उसको। ठीक है, जब उन्होंने उसको देखा तो उसका निकल गया 2500 बीसी से या 3000 बीसी से भी दूर निकल गई कहानी। नियरली अबाउट, वो तो मेहरगढ़ की ईंटें थी बेसिकली, 7000 तक चले हो आप। ठीक है, तो फिर वो हैरान हो गए कि भैया ये टेक्नोलॉजी आज हम तो आज बना रहे हैं भट्टे, ये उस समय भी थी। हाँ, सील्स मिली वहां पर। तो यहाँ से जब उन्होंने खोदना शुरू किया तब जाके उनको पता लगा कि पूरी सभ्यता ही पड़ी हुई है, पर रॉबोट नहीं मिला उनको कोई वहां पे। इसलिए रॉबोट नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, ड्रोन नहीं मिला उनको, पर ये जो सभ्यता है ये भी रॉबोट से कम नहीं थी उस समय उनके पास, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है सर, देखिए तो बता दीजिए अगली क्लास। ठीक है अच्छा अच्छा, माइक गलती हो गया। रोबोट